अभिनव ने गीता ज्ञान के जरिए अपने फादर बृजभूषण जी उर्फ पंडित जी की लेगेसी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली है और अब तक उसने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी है। इन दिनों उसके ब्लॉग पर बिजनेस से जुड़ी प्रॉब्लम्स या अच्छे बिजनेसमैन कैसे बने, किन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करें कि अच्छे बिजनेस के साथ अच्छे इंसान होने के रास्ते पर भी चल सके, और इसमें श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या रास्ता दिखाती है, इस सब पर डिस्कशन चल रहा है। अभिनव को इस पहल का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और उसके पास रोज कई मेल्स आते हैं जिनमें लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और गीता ज्ञान के जरिए उनका सॉल्यूशन मांगते हैं। अभिनव की कोशिश रहती है कि सबको रिप्लाई कर सके और इसके लिए उसे गीता को बार बार पढ़ना पड़ता है। बहुत बार पंडित जी के गीता ज्ञान पर बनाए नोट्स को भी टटोलना पड़ता है और उसे हैरत इस बात की होती है कि जितनी बार वो गीता पढ़ता है उतनी बार उसे कुछ नया ज्ञान मिलता है। जैसे हर बार कोई एक बंद दरवाजा खुल जाता है जो उसे शांति और सुकून की तरफ ले जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजे पीयूष हूं। लिखी हुई मिली। लिखने वाले ने कुछ इस तरह से लिखा था। प्रिय अभिनव जी, मेरा नाम सौरभ है और मैंने आपका गीता ज्ञान ब्लॉग अभी हाल ही में पढ़ना शुरू किया है। मेरा यकीन मानिए, मैंने इसे एक बार पढ़ा तो बस पढ़ता ही चला गया। ऐसा लगा मानो मेरे हाथ कोई खजाना लग गया हो। गीता के सागर से ज्ञान के जो मोती पंडित जी और फिर उनके बाद आपने चुने हैं, उन्होंने तो हम सबको अमीर कर दिया है। ऐसा लगता है कि जब हमारे पास इतना बड़ा ज्ञान का सोर्स है तो हम इधर उधर क्यों भटकते हैं। आज इसी रियलाइजेशन के बाद मैं आपको ये मेल लिख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी सिचुएशन में गीता ज्ञान से ऐसा कुछ न कुछ जरूर बताएंगे कि मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं और भगवान श्री कृष्ण के बताए रास्ते पर चल सकूं। सौरभ ने आगे लिखा था, मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा हूं। मेरे पापा ने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की थी। एक तरह से जीरो से शुरुआत की और बहुत कुछ अचीव किया। बहुत सारे कामों में किस्मत आजमाने, कहीं हारने तो कहीं धोखा खाने के बाद आखिर एक काम में उन्हें बहुत कामयाबी मिली। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम था। उनके साथ दो और लोग थे जो उनके बिजनेस में बराबर के पार्टनर्स थे। मेरे पापा ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला, इसलिए नहीं कि मैं उनका इकलौता बेटा था, बल्कि इसलिए कि उनका नेचर ही ऐसा था। वो बहुत खुशमिजाज और सबसे प्यार करने वाले इंसान थे। इसी वजह से शायद ही कोई ऐसा होगा जो उन्हें अच्छी तरह से याद ना करता हो। मेरी अब तक की यादों से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है। आज से करीब 6 महीने पहले वो मुझे और मेरी मां को छोड़कर चले गए। मेरे पापा ने मुझ पर कभी भी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं थोपी, नहीं किसी तरह का कोई प्रेशर बनाया। मुझे कभी भी उनके बिजनेस में कोई खास इंटरेस्ट रहा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी जानता था कि उनके बाद मुझे उनके बिजनेस में उतरना पड़ेगा। जब तक वो थे, उन्होंने मुझे कह रखा था कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, पढ़ूं और घूमूं फिरूं, क्योंकि एक बार काम में जुट गए तो इस सब के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। उन्हें कहां पता था कि उनका वक्त इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, और वो सीने का दर्द जिसे वो एसिडिटी कहकर टाल दिया करते थे, एक दिन मेजर हार्ट अटैक बनकर उनकी जान ले लेगा। उनके जाने के बाद काफी टाइम तो मुझे खुद को और अपनी मां को संभालने में लगा। इस दौरान उनके दोनों बिजनेस पार्टनर्स, जिन्हें मैं अंकल कहकर पुकारता हूं, हमारे घर आते रहे। दुख की घड़ी में अपनेपन का फर्ज निभाते रहे। करीब 2 महीने बाद जब मैं और मेरी मां थोड़ा नॉर्मल हुए तो मैंने मां के कहने पर अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। अभी तक तो मैं वहां कभी कभार किसी काम से चला जाया करता था, लेकिन अब मैं वहां उस बिजनेस के एक ओनर की तरह जा रहा था। पापा के दोनों पार्टनर्स, जो अब तक मेरे लिए उनके दोस्त थे, अब मेरे बिजनेस पार्टनर्स थे।
उन दोनों ने ही मेरा अच्छे से वेलकम किया और मुझे पापा के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बताई। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे मैंने उनसे बिजनेस के बारे में ज्यादा सवाल जवाब करने शुरू किए, उनका रवैया बदलने लगा। मैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि मैं यहाँ जबरदस्ती या मजबूरी में नहीं, बल्कि अपने इंटरेस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हूं, ये सब कर रहा था। लेकिन उन लोगों को मेरा इस तरह सवाल पूछना, डिटेल्स मांगना और क्रॉस चेक करना पसंद नहीं आ रहा था। शुरू में उन्होंने इन बातों पर मुझे खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उनके बर्ताव में सब दिखने लगा। पता नहीं क्यों मुझे उन पर शक होने लगा कि कहीं ना कहीं इन दोनों के मन में चोर है, और इसीलिए ये मेरी बातों को खुद पर सवाल की तरह लेते हैं। इसीलिए मैंने ऑडिट करवाने का फैसला किया और इस बार कंपनी के ऑडिटर को ना बुलाकर अपने एक दोस्त के रिकमेंडेशन पर एक ऑडिटर को बुला लिया। इस बात से तो मेरे दोनों पार्टनर्स जैसे बिल्कुल ही आग बबूला हो गए और उन्होंने साफ कह दिया कि अगर मेरा यही रवैया रहा तो शायद ये पार्टनरशिप ना चल पाए। मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैं जानता था कि बिना उनके मेरा बिजनेस डूब जाएगा। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और अपना पॉइंट भी क्लियर किया कि मैं बस बिजनेस की बारीकियां समझने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन उन्होंने समझने से ही इनकार कर दिया। ऑडिट हुआ और ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे साबित हो कि मेरे पार्टनर्स ने कुछ गलत किया हो। मुझे अपने शक और हरकत पर शर्मिंदगी तो थी, लेकिन मैंने अपनी गलती नहीं मानी। मेरा ईगो मुझे ऐसा करने से रोके हुए है। अभी भी हम लोग साथ ही काम कर रहे हैं, लेकिन अब ऑफिस में अजीब सा माहौल रहता है। वे लोग मुझसे सिर्फ फॉर्मल डिस्कशंस करते हैं और इसका असर काम पर भी दिख रहा है, क्योंकि हमारे बीच कोई तालमेल ही नहीं है। मेरे पापा का इतनी मेहनत से कमाया नाम मेरी वजह से खराब होने लगा है। मुझे ये तो एहसास है कि मुझसे कुछ गलत हुआ है, लेकिन क्या गलत हुआ ये समझ नहीं आ रहा। अगर आप मेरी सिचुएशन को समझकर श्रीमद् भगवद गीता से इसका सॉल्यूशन निकाल सके तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। अभिनव ने मेल पढ़ा और बहुत सोच विचार के बाद सौरभ को जवाब लिखा। सौरभ जी, आपका मेल पढ़कर जो बात मुझे समझ आई वो ये है कि आपसे गलती तो हुई है। बेशक आपने जानकर नहीं की, लेकिन हुई है, और ये गलती है कम्युनिकेशन की गलती। किसी भी रिश्ते यानी रिलेशनशिप का आधार कम्युनिकेशन ही होता है, और बिजनेस तो बिना अच्छे कम्युनिकेशन के चल ही नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस भी तो रिलेशंस पर ही चलता है। आपने खुद बताया कि आपके फादर एक बहुत ही अच्छे और खुशमिजाज इंसान थे। लोग उन्हें बहुत अच्छे से याद करते हैं क्योंकि लोगों के साथ उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, और यही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है जो एक बिजनेसमैन को कामयाब बनाती है। आपके पार्टनर्स को आपके सवालों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपके सवाल पूछने के तरीके से थी। अगर आप यही सब थोड़ा प्यार और रिस्पेक्ट से उनसे कहते, अपनी सीखने और समझने की इच्छा जताते, तो वे लोग आपको बहुत अच्छे से सब बताते। लेकिन आपके तरीके ने उन्हें इनसिक्योर फील करवाया है, और जिस वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप खराब हो गया, जिसका असर बिजनेस पर तो पड़ना ही था। अच्छा कम्युनिकेशन यानी अपनी बात को इस तरह से रखना कि आप जो कहना चाहते हैं वही सामने वाले को समझ आए, ये एक आर्ट है जिसे सीखना सबके लिए बहुत जरूरी है, और बिजनेस में तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को बिना हर्ट किए कड़वी और सच्ची बातें कैसे कहनी है, जिसे ये आ गया समझिए वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस पर ही गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। भगवान कहते हैं कि उद्वेग न पैदा करने वाला, सत्य, प्रिय, हितकारक भाषण तथा स्वाध्याय और अभ्यास करना, ये वाणी संबंधी तप कहे जाते हैं।
इसका सिंपल वर्ड्स में ये मतलब है कि किसी को अपनी बातों से हर्ट न करते हुए, सच बोलते हुए भी मीठा बोलना, क्योंकि ज्यादातर लोग सच को बहुत हार्श वर्ड्स में कहते हैं। दूसरों का भला करने वाली बातें कहना और इस सब की प्रैक्टिस करते रहना, ये एक तरह से हमारी वाणी की तपस्या है। जिसने ये तपस्या कर ली उसके लिए बहुत कुछ आसान हो जाता है। आपने भी अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होगा और ईगो छोड़कर अपने पार्टनर से अच्छे रिलेशन डेवलप करने होंगे, क्योंकि आज के दौर में लॉयल लोगों का साथ बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि आपको ये सब करने की शक्ति और समझ मिले। इतना लिखकर अभिनव ने सौरभ को मेल भेज दिया। बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए तीसरी जरूरी चीज है समय। तो अभिनव ने श्रीमद् भगवद गीता के किस श्लोक से ये बात लोगों तक पहुंचाई है और कैसे इस सीख ने रस्तोगी अंकल को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना दिया, जानेंगे अगले एपिसोड में।